अच्छा, तो इसमें आप जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है। तो अब आगे ये सारी जो आईनी तरमीम है, उस वो सारी गिरती घूमती जो है वो इसके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गिरती है ना। तो आगे जो जजेस हैं उनको क्या कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं होगा उसको जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करने में, जो कि अभी नई तरमीम होने जा रही है तो उसमें जजेस को भी टाइम लगेगा। इस हवाले से आपकी ओपिनियन जो है वो दरकार है। जी देखिए, जो सलीर साहब, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मामला के अलावा जो ज़्यादा इशू था वो जजों की अपॉइंटमेंट का था, उनकी फिर प्रमोशन का था, यानी कि उनको चीफ जस्टिस जो बनाया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बनते हैं। तो ये सारे मामला भी थे, उसका हिस्सा ही थे। इसके अलावा दीगर मामला भी थे। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो आइंदा चीफ जस्टिस होंगे उनके लिए जो है वो एक स्पेशल पार्लिमानी कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। तो अब वो ये जो 3 जजेस हैं, जो जिसमें या अफरीदी हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और सीनियर प्यूर जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये इनके सारे जो है वो इनका कारकर्दगी का जायजा लेगी और उसके बाद जो है वो अपनी रिकमेंडेशन वज़ीर आज़म को भिजवाएंगी और फिर वज़ीर आज़म जो है आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन इन तीनों में से एक का जो है वो मुंतखब करेंगे। बाकी जहाँ तक आपका ये आपने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मैटर है उसका, तो देखिए जो अदालतें हैं, जो हमारी जो आला अदलिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, या लाहौर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, वहाँ पर जो है वो बुनियादी तौर पर वैसे तो बहुत सी किस्म के मुकदमात होते हैं, जिसमें फौजदारी है, दीवानी है, नारकोटिक्स के केस हैं, दीगर इस तरह के जो मामला होते हैं। लेकिन जो हम इसको अगर ब्रॉडर कैटेगरीज में देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन होती हैं और एक वो होती है जो कि एपलेट जुरिस्डिक्शन में आ जाती हैं, यानी कि नीचे से उनका ट्रायल चलता चलता सेशन कोर्ट से, सिविल जज से, एडिशनल सेशन जज से, वहाँ से वो ट्रायल चलता हुआ ऊपर आता है। तो अब ये हुआ है कि जो एपलेट जुरिस्डिक्शन वाली है वो तो हाई कोर्ट एंटरटेन कर सकेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के ऊपर जो है वो एक अलग से बेंचेस बनेंगे हाई कोर्ट में भी और इस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी बनेंगे। और बेंचेस जो हैं वो बाकायदा उसकी जो बनाने का तरीकाकार है वो उसमें बताया गया है कि वो जो उसमें जजेस होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का बताया गया, उसमें जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी तैनाती करेगा। अब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जो हैयत है, कंपोजिशन जिसको कहते हैं, वो तब्दील हो चुकी है। अब उसमें पहले तो सिर्फ जजेस होते थे और लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और एक बार कौंसिल का नुमाइंदा होता था। अब उसमें जो है वो जो आईनी बेंच बनेगा, नहीं, जो स्पेशल जो जुडिशियल कमीशन है पाकिस्तान, जी, उसमें अब आ जाएंगे जो सरकारी जो लोग, मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल, जजेस तो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, अगर हाई कोर्ट की कोई है तो वो हाई कोर्ट के भी होंगे। तो उनके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती थी पहले, वो उसमें जम हो गई है, उसके 4 मेंबरान उसके भी होंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के, और एक टेक्नोक्रेट होगा। यानी कि आप देखेंगे तो ये 5 जो है बंदे, ये स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो उनके नाम भिजवाएंगे और ये फिर जुडिशियल कमीशन होगा। उसमें अगर बार कौंसिल के नुमाइंदे और ये 2 हुकूमती जो अहदेदार हैं वो तो जाहिर बात है इनको सपोर्ट करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जजों का कि वो अपनी मर्जी के बंदे लेके आए। आपने देखा होगा अपनी मर्जी के बंदे लाते थे, एक भी अपॉइंटमेंट मेरिट पे नहीं। ठीक है। अब जो है वो चूंकि हुकूमत का भी पलड़ा भारी होता है, जजेस जो है उनकी अपनी एक होती है, तो अब हो सकता है कि शायद कोई मुख्तलिफ ख्याल किस्म के लोग हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के, वो अब आना शुरू हो जाए। ठीक। अच्छा मलिक साहब, ये तो बात आपने सारी वजाहत के साथ बयान कर दी कि आगे इसका प्रोसीजर क्या होना है। अब ये बताएं कि पाकिस्तान में पहले ही एक आईनी बहरान है, ठीक है, और पेंडेंसी जो है वो आसमान से बातें कर रही है, और इंसाफ की अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइड तो हमारा जो नंबर है वो लेते हुए शर्म आती है कि किस नंबर पे हम आ रहे हैं दुनिया में इंसाफ के हवाले से। तो ये जो इतनी उजलत में या इतनी मेहनत के साथ अमेंडमेंट हुई है, तो क्या इसके असरात जो है वो इस हवाले से भी आएंगे? देखिए,
जो ये अमेंडमेंट हुई है इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। जो अमेंडमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लॉयर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आपने देखा आज कोई मुजाहरे तो नहीं हुए कहीं पे कहीं, कोई मतलब इतनी बड़ी ठीक है। वो और कॉल ये भी नहीं आई है। जो तरमीम आई है ये एक कंसेंसस के साथ आई है। यूएफए जो है वो अपोजिशन में बैठी है, उसने support एक जमात ने उसको नहीं किया, डिसऑन पीटीआई किया। ने जो है नहीं किया, और बीएनपी बेंगल जो है उन्होंने उनको नहीं किया सपोर्ट, लेकिन बीएनपी बेंगल के लोगों ने वोट दिया। जी तो ये कहना तो फिर इस वक्त हम कहें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वो तो नहीं है। बाकी जो बात ये आप कर रहे हैं कि ये इसके जो दूररस असरात होंगे, वो मेरे तो ख्याल में एक पॉजिटिव देखना चाहिए कि जो जुडिशल मार्शल लॉ था, ये जुडिशल डिक्टेटरशिप थी, वो टूट गई है। अब जजेस जो है ना वो ये समझते थे कि ऊपर खुदा है और नीचे हम हैं, दरमियान में कोई भी नहीं है। मतलब जजेस जो थे वो अपने आप को ऐसी मखलूक समझते थे शुरू से। कहते थे कि जी वजीर आजम क्या होता है जी, पेश हो जनाब। हाई कोर्ट के जज जनाब वो बुलाते थे वजीर आजम को, जी वजीर आजम आए, डीजीआईएसआई आ जाए, डीजीएमआई आ जाए। यार वो देखें उनकी मूवमेंट जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है। अब वजीर आजम क्लासिफाइड भी होती है, नहीं है कि आप वजीर आजम होगा या आईएसआई का जो डीजी हो गया। आप देखें कि इंडिया के ऊपर जो है इस वक्त अगर हम देखें तो कनाडा में और अमेरिका में जो रॉ है उसने ऑपरेशन किए और वहाँ पे जो अलग पसंद सिख थे उनको कत्ल किया उन्होंने। वहाँ पे तो रॉ के खिलाफ किसी ने पिटीशन नहीं की कि जी रॉ ने। यहाँ पे उस दिन मारम बलोच का नाम जो है वो ईसीएल पे था, उसने डीजीआईएसआई को बीच में पार्टी बनाया हुआ था। मैं किसी पार्टी की या आईएसआई की कोई मैं वो फेवर नहीं कर रहा, हालांकि मैं तो बड़ी तनकीद करता हूँ उनपे। जी बिल्कुल। लेकिन ये तनकीद अगर किसी बात पे करें ना, ये अब आप हर मामले में उनको बीच में ले आए सीट के लिए, और वो मामला जो जिसका है ही नहीं है। और तो ये चीजें जो थी ना, जजेस अपने आप को कोई सुपर नेचुरल चीज समझते शुरू हो गए थे। अब जिसको जुमा 8 दिन नहीं हुआ जज बने हुए, वो भी जनाब बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो कह सकते हैं कि जजेस की अजारादारी अब खत्म हो गई है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए आज भी मुझे एक दोस्त अगर तौहीन अदालत का खदशा ना हो, हाई कोर्ट के एक जज जो थे वो बड़ा जनाब रिमार्क्स वगैरह देते थे, आज बड़े केयरफुल थे रिमार्क्स वगैरह देने के। और तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा ने भी आज तो बड़े नब्बे तुले अल्फाज में कहा है कि जी मैं आपको बात बताऊं, जजेस का काम होता है वो सुनते हैं, उनको जो तनख्वाह टैक्स पेयर्स के मिलती है उनका काम होता है उन्होंने सुनना है और फैसला देना है। ठीक है। एक गोरा जो है वो वकील यहाँ पे आया तो उसने जनाब वो 2 आर्गुमेंट करे, आगे से जज बोले, फिर 2 बातें करे, फिर आगे से जज बोले। तो उसने कहा कि माय लॉर्ड, इन माय कंट्री लॉयर स्पीक्स एंड जज लिसन्स। अच्छा ओके। तो यहाँ पे उल्टी गंगा है कि जज बोलते हैं और वकील सुनते हैं और दूसरे सुन रहे हैं। हाँ, वो दूसरे सुन रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो ये अमेंडमेंट थी, ये इसके दूरस्थ नतायज जरूर बरामद होंगे, और स्पेशली जो एक खींचातानी की सूरत होती थी कि उसको बुला लो, इसको बुला लो, उसको हटा दो, इसको ले आओ, वो जजेस की जो अपनी एक मोनोपोली होती है, जिसको कह सकते हैं कि एक मोनोपोली थी, वो खत्म हो गई है। और फिर अब उनको ये भी पता लग गया ना कि अब वो जुडिशियल कमीशन हाई कोर्ट के जजेस जो है उसका एहतसाब करेगा। जो चीफ जस्टिस है, पहले तो एक ऑटो में सिस्टम लगा हुआ था ना, बंदे को पता होता था कि मैंने 6 महीने बाद चीफ जस्टिस बन जाना है, साल बाद चीफ जस्टिस बन जाना है। वो लिफ्ट नहीं कराते थे हुकूमत को, और 6 महीने पहले खबरें आनी शुरू हो जाती थी। हाँ कि जी वो जनाब प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाता। शाह साहब, मंसूर शाह साहब जो है, इनको तो कोई 1 साल से प्रोटोकॉल मिल रहा था चीफ जस्टिस का। अच्छा। तो अब वो चीजें जो है वो जब उनको पता होता था कि मैंने ऑटोमेटिक एक तरीका ऑटोमेटिक लगा हुआ है, मैंने आ जाऊंगा, तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते थे। एक जो बात आखिरी बात करूंगा कि लोग ये कहते हैं कि जी देखें इससे एक आम आदमी का क्या लेना देना जी, ये जो अमेंडमेंट हुई है इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। आप जरा ये बताइए, जो कि लोग सुनते हैं आपको भी, आप इसको कवर भी करते हैं, आम आदमी जो है उसको भी इसका फायदा होगा? देखिए, और किस शेप में होगा? बताऊं, आम आदमी को इसका फायदा इस तरह से होगा कि अगर आप टोटल कैलकुलेशन करें ना
कि सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हैं जी 200 केस थे जी कॉन्स्टिट्यूशनल, 30,000 जो है वो दूसरे केस हैं। आप देखें कि उन 200 केसेस को कितना टाइम मिला, ठीक है, और उन 30,000 केसेस को, 50,000 बाकी 50,000 केसेस हैं उनको कितना टाइम मिला। ओके, आप जो पेंडेंसी है वो, हाँ, आप अपना जो टाइम है जो सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच पे लाके सारा दिन वो ये केस सुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जी बिल्कुल प्रोडक्टिव भी होती है। हाँ, उसमें फिर अपने रिमार्क्स देते हैं खबरें बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब वो वाले मामला खत्म होंगे तो इनको फिर वो जो नीचे से अपीलें आती हैं, आपको पता है, आप कोर्ट कवर करते रहे, आपको पता है एक दीवानी मुकदमा डिसाइड होने में कितने साल लगते हैं? 20 साल जी, ऑलमोस्ट 20 साल, 40 साल। 40 साल की मिसाल भी है, बिल्कुल सही है। 20 साल, 20 साल तो मैं जनरल बता रहा हूँ। 20 साल में वो केस आता है, 25 साल में हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट से ऊपर आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाता डिसाइड हो जाता है, ठीक है। फिर वो नीचे चला जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए, फिर वो 15 साल उसको उसमें लगते हैं, तो मतलब 50 साल हो गए। 40 थर्ड जनरेशन जो है थर्ड जनरेशन जो है वो वो जाके, किस्मत होती है जो कोई जिसके। मेरे साथ ये केस हो रहा है क्योंकि मेरा भी एक दीवानी केस चल रहा है, तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है और कम से कम मुझे 15 साल हो गए हैं। तो अभी आपको देखें, अब ये जब ये जजों को पता होगा कि यार हमने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस करने नहीं है, हमारी प्रोग्रेस जो है वो अब नोट हो रही है, ठीक है, तो उसमें वो अपना काम भी करेंगे, बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। मतलब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह फिर इस पे जो है वो मुफीद राय जरूर लेंगे। नाज़रीन, आपने बात सुनी, बात बड़ी वैलिड है, और जो आम आदमी का एक सवाल भी है वो हम आपको सादा अल्फाज में बता देते हैं कि इससे सिर्फ गवर्नमेंटों का या सियासतदानों का फायदा नहीं, बल्कि एक आम आदमी का भी फायदा है। और वो फायदा इस सूरत में है कि जब एक बड़ी कोर्ट्स जो थी उनके पास जो छोटे केस या दीगर केसेस जो हैं वो सुनने के लिए टाइम ही नहीं होता था, चूंकि वो आईनी केस सुनते रहते थे, फिर रिमार्क्स देते थे। तो अब वो मामला इस प्रोसीजर और अमेंडमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। फिर जो अपीलें हैं पेंडिंग और जो आम आदमी का एक केस है वो सुना जाएगा, और इसके अलावा जो नीचे लोअर जुडिशरी है जहां तक ये बात जानी चाहिए उस पर चेक एंड बैलेंस होगा, उनके केसेस की सुनवाई डे टू डे होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी और आम आदमी तक भी इसके सबरात जरूर पहुंचेंगे। और दूसरी चीज जो असद मलिक साहब ने बताई हमें वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक जुडिशियल मार्शल है या जुडिशियल डिक्टेटरशिप है, एक अजारादारी का माहौल होता था, वो बिल्कुल अब खत्म हो गया। एक सिस्टम के तहत जो हर चीज चलेगी और इसके समरात जो हैं वो जरूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। आगे हम भी देखेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये इसका क्या था प्रैक्टिकली आगाज हो जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।